तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर, जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन NSM, नेशनल सोलर मिशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, राष्ट्रीय सौर मिशन NSM को 11 जनवरी 2010 को शुरू किया गया था। राष्ट्रीय मिशन NSM को कब शुरू किया गया था? NSM को दोस्तों ध्यान रखिए, कब शुरू किया गया था? 11 जुलाई 2010 ईस्वी को 2010 ईस्वी को जो है शुरू किया गया था। राष्ट्रीय सौर मिशन यानी NSM, नेशनल सोलर मिशन को 11 जनवरी 2010 को शुरू किया गया था। इसकी मुख्य पॉइंट था, NSM भारत की ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करते हुए पारिस्थितिकी सतत विकास को, किसको? पारिस्थितिकी सतत विकास पारिस्थितिक सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। NSM जो है, नेशनल सोलर मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन, भारत की ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करते हुए पारिस्थितिकी सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी, किसकी? राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। भारत सरकार की क्या है? एक प्रमुख पहल है। दूसरा पॉइंट यह है दोस्तों, यह जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के वैश्विक प्रयास में भारत का एक बड़ा योगदान भी होगा। किसमें? यह जलवायु परिवर्तन की चुनौती यानी जलवायु परिवर्तन की चुनौती को लेकर उसको सामना करने के लिए वैश्विक प्रयास, क्या है? वैश्विक प्रयास किसके द्वारा किया गया? भारत सरकार के द्वारा। वैश्विक प्रयास भारत का एक बड़ा योगदान है। भारत का क्या है? एक बहुत बड़ा योगदान है। तीसरा पॉइंट है, इस मिशन का उद्देश्य देश भर में जितनी जल्दी हो सके सौर प्रौद्योगिकी के प्रसार हेतु नीतिगत स्थितियों का निर्माण करके भारत को सौर ऊर्जा में एक वैश्विक अग्रक के रूप में स्थापित करना है। यानी भारत को क्या है? एक वैश्विक अग्रक के रूप में स्थापित करना है। वैश्विक अग्रक के रूप में स्थापित करना है। इस मिशन में वर्ष 2022 तक, कितना है? वर्ष 2022 तक ध्यान रखिए, 100 गीगावाट ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य है। कितने? 100 गीगावाट जो है संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य है। यह गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता प्राप्त करने और 2030 तक कितने? 40% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता प्राप्त करने और वर्ष 2030 तक दोस्तों ध्यान रखिए, वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर, यानी कितना? वर्ष 2005 के स्तर से 33 से 35%, कितने? 33 से 35%, ध्यान रखिए, 33 से 35% तक कम करने के लिए भारत के लक्षित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान INDC लक्ष्य के अनुरूप है। उपयुक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने देश में सौर ऊर्जा VGF योजनाएं, सौर पार्क VGF योजनाएं, CPSU योजनाएं, रक्षा योजना, कैनाल बैंक और कैनाल टॉप स्कीम योजना जैसी विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। तो एक बार पुनः देख लीजिए दोस्तों, राष्ट्रीय सौर मिशन NSM, नेशनल सोलर मिशन को 11 जनवरी 2010 को शुरू किया गया था।
एनएसएम भारत की ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करते हुए पारिस्थितिकी सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ भारत की एक प्रमुख पहल है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के वैश्विक प्रयास में भारत का एक बड़ा योगदान भी होगा। इस मिशन का उद्देश्य देश भर में जितनी जल्दी हो सके दोस्तों सौर प्रौद्योगिकी के प्रसार हेतु नीतिगत स्थितियों का निर्माण करके भारत को सौर ऊर्जा में एक वैश्विक अग्रग के रूप में स्थापित करने का है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, मिशन ने वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट यानी 100 गिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। यह गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधन से लगभग 40% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता प्राप्त करने और वर्ष 2030 तक, ये भी बात आ रही है दोस्तों, वर्ष 2030 ये मुख्य पॉइंट है, वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से 33 से 35% तक कम करने के लिए भारत के लक्षित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान INDCS लक्ष्य के अनुरूप है। उपयुक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने देश में सौर ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए यानी सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए या प्रोत्साहित करने के लिए सौर पार्क योजनाएं, VGF योजनाएं, CPSU योजनाएं, रक्षा योजना, कैनाल बैंक और कैनाल टॉप स्कीम, बंडलिंग योजना, ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफ टॉप योजना जैसी विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। तो ये बातें आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों ध्यान रखिए, अब हम चर्चा करेंगे मिनी माता रोग के बारे में। तो मिनी माता रोग पहली बार वर्ष 1956 में, कब पहली बार वर्ष 1956 ईस्वी में, कब 1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में मिनी माता रोग पहली बार वर्ष 1956 में जापान के कुमामोतो प्रांत। तो दोस्तों मिनीमाता रोग पहली बार वर्ष 1956 में जापान के कुमामोतो प्रांत में मिनीमाता शहर में खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम जो मिनीमाता पड़ा। दूसरा पॉइंट है यह चिस्सो कॉरपोरेशन, कौन सा, यह चिस्सो कॉरपोरेशन के रासायनिक कारखानों से औद्योगिक अपशिष्ट जल में मिथाइल मरकरी के रिसाव के कारण क्या होता है, मिथाइल मरकरी के रिसाव के कारण हुआ, जो वर्ष 1932 से वर्ष 1968 तक जारी रहा है। ध्यान रखिए, याद करने योग्य बातें हैं, 1932 से 1968 ईस्वी तक ये जारी रहा। इसे चिस्सो मिनीमाता रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे चिस्सो मिनीमाता रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है। क्या है, न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है। यह एक न्यूरोलॉजिकल क्या है, सिंड्रोम है, जो गंभीर पारा विषाक्त के कारण होता है। किसके, जो गंभीर पारा विषाक्त के कारण होता है। तो ये बातें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट रोग के बारे में। तो नेक्स्ट देखिए, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इटाई रोग। क्या है, इटाई रोग। तो इटाई रोग जो है, इटाई रोग जापान के तोयामा प्रांत में, कहाँ पे, जापान के तोयामा प्रांत में कैडमियम विषाक्तता का प्रलेखित मामला था, जिसकी शुरुआत दोस्तों जो वर्ष 1912 ईस्वी में, जिसकी शुरुआत वर्ष 1912 के आसपास हुई थी। कैडमियम विषाक्तता के कारण हड्डियाँ क्या होती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और गुर्दे खराब हो जाते हैं। तो इटाई रोग जापान के तोयामा प्रांत में कैडमियम विषाक्तता के कारण ये मामला था, जिसकी शुरुआत वर्ष 1912 के आसपास हुई थी। कैडमियम विषाक्तता के कारण ही हड्डियाँ क्या होती हैं, कमज़ोर व गुर्दे खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में ऐसा माना जाता है कि यह भूजल में उच्च नाइट्रेट संदूषण, क्या है, उच्च नाइट्रेट संदूषण के कारण होता है, जिसके परिणामस्वरूप शिशुओं में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन क्षमता कम हो जाती है या बाधित हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप शिशुओं में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाती है, जो मृत्यु का कारण होती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम
ऐसा माना जाता है कि यह भूजल में उच्च नाइट्रेट संदूषण उच्च नाइट्रेट संदूषण के कारण होता है, जिसके परिणामस्वरूप शिशुओं में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है दोस्तों, और मृत्यु का कारण होती है। दूसरा पॉइंट है, पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता क्या होता है, पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता हीमोग्लोबिन के साथ क्या करता है, क्रिया करके, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके गैर कार्यात्मक हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके गैर कार्यात्मक मीथोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है, मीथोग्लोबिन बनाती है, और ऑक्सीजन परिवहन को क्या करती है, बाधित करती है। इस स्थिति में दोस्तों जो है इसे मेथोमोग्लोबोनिया ने मेथोमोग्लोबिनेमिया और बेबी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, या बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह कुछ कीटनाशकों डीडीटी, पीसीबी आदि से भी संबंधित हो सकता है, जो जीवित जीवों को खाद्य श्रृंखलाओं में इकोटॉक्सिकोलॉजिकल समस्या पैदा करता है दोस्तों, और बीओडी को बढ़ाता है, जिससे जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। तो एक बार पुनः देख लीजिए, मिनी माता रोग दोस्तों जो है पहली बार सन 1956 ईस्वी में जापान के कुमामोतो प्रांत में मिनी माता शहर में खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम मिनी माता पड़ा। यह चिस्सो कॉरपोरेशन के रासायनिक कारखाने से औद्योगिक अपशिष्ट जल में मिथाइल मरकरी के रिसाव के कारण हुआ, जो 1932 से 1968 तक जारी रहा। इससे चिस्सो मिनी माता रोग भी कहा जाता है। यह एक क्या है, न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है, जो गंभीर पारा विषाक्त के कारण होता है। इटाई रोग जापान के तोयामा प्रांत में कैडमियम विषाक्तता का प्रलेखित मामला था, जिसकी शुरुआत वर्ष 1912 के आसपास हुई थी। कैडमियम विषाक्तता के कारण दोस्तों जो हड्डियाँ क्या होती हैं, कमज़ोर व गुर्दे खराब हो जाते हैं। कैडमियम विषाक्तता के कारण शरीर के कौन अंग जो है खराब होते हैं और कमज़ोर होते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और गुर्दे क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। वहीं ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में चर्चा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह भूजल में उच्च नाइट्रेट संदूषण के कारण होता है, उच्च नाइट्रेट संदूषण के कारण होता है, जिसके परिणामस्वरूप शिशुओं में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है, जो मृत्यु का कारण बनती है। नेक्स्ट पॉइंट, पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करता है और गैर कार्यात्मक मीथेमोग्लोबिन बनाती है। क्या कराती है, मीथेमोग्लोबिन का निर्माण करती है, मीथेमोग्लोबिन बनाती है और ऑक्सीजन परिवहन को क्या करती है, बाधित करती है। इस स्थिति में दोस्तों जो मेथमोग्लोबिनेमिया अथवा ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है, यानी इस रोग को ग्लोबिनेमिया अथवा ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। या कुछ कीटनाशकों डीडीटी, पीसीबी आदि से भी संबंधित हो सकता है, जो जीवित जीवों की खाद्य श्रृंखलाओं में इकोटॉक्सिकोलॉजिकल समस्याएं पैदा करता है, जिससे बीओडी की मात्रा बढ़ जाती है। इसके कारण ही जलीय जीवों का मृत्यु हो जाता है। तो सारी बातें हम लोग को समझ में आ गया होगा। और पॉइंट है न्यूमोकोनियोसिस। कोयला खनिक अक्सर काले फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित होते हैं, जिसे न्यूमोकोनियोसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोयला खनिक अक्सर काले फेफड़े की बीमारी से क्या होते हैं, ग्रसित हो जाते हैं, जिससे न्यूमोकोनियोसिस भी कहा जाता है। कोयला खनिकों के कोयला खनिकों के फेफड़ों में कोयले की धूल जमा होने के कारण न्यूमोकोनियोसिस होता है, जिससे फेफड़े से संबंधित एक गंभीर बीमारी होती है, जिसे ब्लैक लंग्स डिजीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लैक लंग्स डिजीज भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें आप लोग समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।